ध्यान से लिखे, थोड़ा सा रिवाइज कर लें। आपने अभी शुरू किया है तैयारी, आपने यूपीएससी एम कर रहे हो, जेकेपीएससी एम कर रहे हो? ठीक है, तो एक ब्रीफ दे देती हूँ आपको, मैं हिस्ट्री पढ़ाती हूँ। तो अभी तक हमने आईबीसी, अभी हम आईबीसी कर रहे हैं और आज हम आईबीसी का आर्ट एंड क्राफ्ट वाला पोर्शन करेंगे। इससे पहले हम आईबीसी की बिगनिंग वगैरह कर चुके हैं। आप ना नोट्स ले लेना इनसे, और कुछ नहीं समझ आएगा तो मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर देना या क्लास के स्टार्टिंग में कर देना, एंड स्टे बैक एंड एक्सप्लेन इट टू यू। ठीक है, हमने इससे पहले स्टोन एज किया है और आईबीसी की बिगनिंग फेजेस, और क्या किया हमने, साइट्स और टाउन प्लानिंग, और क्या किया है, एग्रीकल्चर, इम्पोर्टेंट साइट्स मैंने कर दी, और ड्रेनेज, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, आर्ट एंड क्राफ्ट कर लिया हमने, टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट, वेट्स एंड मेजर्स, और एक चीज़ भूल रहे हो आप लोग, ट्रेड। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमने आईबीसी के किए हैं। एक एक करके बताओ, रिवाइज किया है ना? मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी, ठीक है? देख के नहीं बताना है। तो मैं इतनी बूढ़ी भी नहीं हूँ, ना ही बड़ी हूँ, थोड़ी सी यंग तो हूँ, तो समझ सकती हूँ। ठीक है, अब उसका टाइम वेस्ट नहीं कर सकते ना हम, है ना? सो ठीक है, मैं आपको एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन देती हूँ। स्टोन एज वो एज थी जब राइटिंग का एविडेंस हमारे पास नहीं था, और जो मैन था वो सिर्फ स्टोन को यूज़ कर रहा था फॉर मेकिंग टूल्स, फॉर मेकिंग इक्विपमेंट्स, फॉर एवरीथिंग। तो उस टाइम पे सिर्फ स्टोन का यूज़ हुआ था। ठीक है, स्टोन एज में हमने 3 एजेस पढ़ी हैं, कौन कौन सी? पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। ठीक है, तो पैलियोलिथिक एज जो थी वो स्टोन एज की पहली एज थी, देन वी केम अप टू मीजोलिथिक एंड देन नियोलिथिक। ठीक है, अगर हम ओवरऑल बात करें, पैलियोलिथिक वो एज थी जब जो स्टोन टूल्स थे वो बहुत क्रूड थे, मतलब सही रंग से शेप्ड या सही रंग से नहीं बनाए जा रहे थे। मीजोलिथिक एज की बात करें तो बहुत स्मॉल स्टोन टूल्स बनने लगे थे, बहुत छोटे छोटे 1 to 8 सेंटीमीटर के स्टोन टूल्स उस टाइम पे बन रहे थे। सो नियोलिथिक एज इज द ट्रांजिशनल एज जब एक्चुअली मैन स्टार्टेड सेटलिंग डाउन। ठीक है, यहाँ पे मैन ने सेटल डाउन शुरू कर दिया था क्योंकि थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर शुरू हो गया था, एंड विद द एडवेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्या बढ़ गई? फूड सिक्योरिटी। अब मैन पहले हंटर था या गैदरर था, वो इसलिए था क्योंकि उसके पास फूड सिक्योरिटी नहीं थी, उसको एक जगह से दूसरी जगह घूमना पड़ता था। बट नाउ एज ही इज ग्रोइंग फूड ना, तो अब वो सेटल होने लगा। एंड नियोलिथिक एज इज द एज हमारे देश में पहले विलेज सेटलमेंट्स हमें मिले हैं। कहाँ कहाँ पे? विलेजेस के नाम, पहली विलेजेस के नाम। हाँ ठीक है, मेहरगढ़ एंड भिराना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? जब आप नोट्स पढ़ोगे ना आपको पूरा समझ आ जाएगा। ये था हमारा स्टोन एज। स्टोन एज के बाद आई चाल्कोलिथिक एज। चाल्कोलिथिक एज इज दी कॉपर एज। जब वहाँ पे स्टोन का यूज़ हुआ था, यहाँ पे किसका होने लगा? कॉपर का। अब यहाँ पे कॉपर टूल्स और प्रोफिशिएंट हो गए और अच्छे से बन गए, और बिकॉज कॉपर ऑब्वियसली ज़्यादा स्ट्रेंथ है कॉपर में एज़ कम्पेयर टू द स्टोन, तो जिसके जो टूल्स होंगे वो भी ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले होंगे। तो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स और हंटिंग इक्विपमेंट्स जो होते हैं, जैसे फिशिंग हुक्स हो गई, ये बर्ड्स को मारने के लिए जो स्पैरो हेड्स है, एरो हेड्स वो यूज़ कर रहे थे, वो और अच्छे बनने लगे, एंड पीपल स्टार्टिंग सेटलिंग डाउन मोर।
चालकोलिथिक एज रन्स पैरेलल टू दी हरप्पन सिविलाइजेशन। जब हरप्पन थी तब चालकोलिथिक भी थी, ठीक है। देन वी केम टू दी हरप्पन सिविलाइजेशन, जिसको हम IBC भी बोलते हैं। देन हमने शुरू किया IBC, विच इज नोन एज हरप्पन सिविलाइजेशन बिकॉज हरप्पा वॉज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड बिलोंगिंग टू दिस सिविलाइजेशन इन 1921, ठीक है। हरप्पन सिविलाइजेशन या IBC इतनी फेमस इसलिए है बिकॉज एट दैट टाइम जब पहली सोसाइटी, दिस वॉज द फर्स्ट सिविलाइजेशन, फर्स्ट अर्बन सेंटर एंड फर्स्ट प्रॉपर सोसाइटल ऑर्गेनाइजेशन इन आर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो उस टाइम पे जब इंडिया में या इवन बाकी देशों में भी इतनी ज़्यादा सिविलाइजेशन नहीं थी, हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज देयर एंड इट इज़ नोन फॉर इट्स टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज एंड स्ट्रक्चर्स। उस टाइम पे हरप्पा के लोग ड्रेन्स बना रहे थे, मैन होल्स बना रहे थे, अपने घरों में वॉशरूम्स बना रहे थे, और टाउन प्लानिंग वॉज प्रॉपर। इस तरीके से उनके ग्रिड पैटर्न में सड़कें एक दूसरे को क्रॉस करती थी, और जैसे यहाँ पे घर हैं अगर, तो हर घर के बाद जो हर घर में वॉशरूम था, और हर घर से वॉशरूम में से पानी नाली में निकलता था, हर स्ट्रीट में नालियाँ और मैन होल्स थे। दिस शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ सैनिटेशन एंड हाइजीन। और वॉशरूम के साथ साथ उनके हर घरों में विंडोज़ भी थी, विच सिग्निफाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेंटिलेशन, ठीक है। ये इसलिए हरप्पन सिविलाइजेशन जानी जाती है। इसकी इम्पोर्टेंट साइट्स है मोहेंजोदारो, हरप्पा, आगे चान्हूदारो, कालीबंगन। ये साइट्स आपको याद रखनी होंगी। इस हर साइट का ना एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जैसे अगर हम हरप्पा की बात करें, हरप्पा में 6 ग्रेनरीज मिली है। ग्रेनरीज आर लाइक जैसे कोई वेयर हाउस होता है ना, काउंटर्स बने होते हैं, तो ये ग्रेनरी इसके और इस पर काउंटर्स बने होते थे ब्रिक्स से। ब्रिक्स कौन सी यूज़ होती थी? बर्न्ट ब्रिक्स, पहली बार, ठीक है। काउंटर बने होते थे ताकि वो वीट और बार्ले को थ्रेश कर सके। वो आजकल हम हाथ से, जैसे आजकल वो छन्नियाँ बनी होती है ना, तो उस टाइम पे ग्रेनरीज की थ्रेशिंग और स्टोरेज यहाँ पे होती थी। और क्यों बनाई जाती थी? क्योंकि बिकॉज एग्रीकल्चर बूम्ड और फ्लरिश्ड, ठीक है। कालीबंगन, मोहेंजोदारो में ग्रेट बाथ आपको मिलेगा। ग्रेट बाथ सुना है? ठीक है। ग्रेट बाथ इज़ अ मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर इन मोहेंजोदारो। और ऐसा माना, जैसे मानसर देखा है, मानसर के बीच में पानी है एंड वहाँ पे सारे लोग मुंडन वगैरह या रिचुअल बेदिंग के लिए जाते हैं, गंगा में जाते हैं। तो ग्रेट बाथ भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर है, बीच में पानी वाली जगह है, यहाँ पे उसकी स्टेयर्स है, यहाँ पे रूम्स बने हुए हैं कपड़े बदलने के लिए, चेंजिंग क्लोथ्स, और हर रूम के एडजेसेंट एक वेल भी है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे लोग रिचुअल क्लिनजिंग या बेथिंग करने आते थे। समझ आया? ठीक है। तो ग्रेट बाथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर बिलोंगिंग टू IBC फाउंड इन मोहेंजोदारो, ठीक है। मोहेंजो, और एक और चीज़, IBC में जितने भी टाउन्स हैं ना, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सीटाडेल एंड लोअर टाउन। ये जो हायर पोर्शन है ना, इसको बोलते हैं सीटाडेल या एक्रोपोलिस, और जो ये लोअर पोर्शन है इसको बोलते हैं लोअर टाउन, ठीक है। हर साइट इसमें डिवाइडेड है। अब चान्हूदारो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि चान्हूदारो इज़ दी ओनली साइट जिसमें सीटाडेल नहीं है। लोथल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे राइस का एविडेंस मिला है। कालीबंगन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बैंगल्स के बहुत एविडेंस मिले हैं, ठीक है। और कौन सी साइट थी? बनावली है, ढोलावीरा है, ठीक है, राखी घड़ी। ये कुछ इम्पोर्टेंट साइट है। ये सब मैंने लिखाया है, एक बार पढ़ना, नहीं समझ आएगा 2 बार पूछना, 10 बार पूछना, कोई बात नहीं है, ठीक है। विल सेट एंड विल एक्सप्लेन, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा? देन हरप्पा में 3 फेजेस है, 4 फेजेस है, सॉरी। पहला बोलो, दूसरा,
ठीक है। प्री हरप्पन फेस वो फेस था जब नोमैडिज्म था, बट लोगों ने सेटल करना शुरू कर दिया था। अर्ली हरप्पन फेस वो फेस था जब लोग सेटल डाउन कर चुके थे, एग्रीकल्चर करना शुरू कर चुके थे, बट इतना ज़्यादा अर्बनाइजेशन बड़ी नहीं थी, इतनी बूम नहीं हुई थी। मैच्योर हरप्पन फेज वो है जब पूरे तरीके से हरप्पन कल्चर, हरप्पन सिविलाइजेशन फ्लरिश हो चुकी थी, प्रॉपर अर्बन सेंटर्स बन चुके थे। लेटर इज द डिक्लाइन। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? उसके बाद हमने क्या देखा? डोमेस्टिकेशन, एग्रीकल्चर, पेट्स रखने लगे थे लोग, कैट्स और डॉग्स को पेट्स की तरह यूज़ करते थे। कैमल्स और ऑक्सेस वगैरह को वो लोग एज फॉर बर्डन उठाने के लिए, यानी कि सामान उठाने के लिए यूज़ करते थे, इसलिए उनको बीस्ट ऑफ बर्डन भी बोलते हैं। फिर प्लांट्स में उन्होंने लेंटिल्स और ऑयल सीड्स ग्रो करना शुरू कर दिया, मस्टर्ड, सिज़ैमम, ये सब भी उन्होंने ग्रो करना शुरू कर दिया। एग्रीकल्चर एक तरीके से बढ़ गया। एंड दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस एज इज दी कल्टिवेशन ऑफ, हाँ, कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। अब ये इसलिए हुआ बिकॉज हरप्पन सिविलाइजेशन जिस एरिया में लोकेटेड है वहाँ पे फर्टाइल लैंड है और रेनफॉल भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो सो दे स्टार्टेड ग्रोइंग कॉटन एंड अलॉन्ग विद ग्रोइंग दे ऑल्सो एक्सपोर्टेड कॉटन टू दी अदर ग्रीक सेटलमेंट्स ऑफ दैट एज, जैसे मेसोपोटामिया। और हमें ग्रीक रिकॉर्ड से, जब हमने स्टडी किया, जब आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं, जब ग्रीस में भी स्टडी हुआ उनके एंशिएंट टेक्स्ट का, तो उनको एक रेफरेंस मिला सिंदोन। सो ग्रीक कॉल्ड कॉटन एज सिंदोन, नेम्ड आफ्टर सिंध। हरप्पन सिविलाइजेशन को या मोहनजोदारो वगैरह को सिंध भी रेफर किया गया है। ठीक है, और मेसोपोटामिया हरप्पन सिविलाइजेशन को क्या बोलते थे? मेलुहा। तो हरप्पन लोग मेसोपोटामिया से बहुत ज़्यादा ट्रेड करते थे और इस ट्रेड का रेफरेंस हमें मेसोपोटामियम टेक्स्ट से मिला है, जहाँ पे हरप्पन सिविलाइजेशन को मेलुहा कहा गया है। ठीक है, बहुत सारे पोर्ट्स बनाए हैं, पोर्ट्स भी बने। कौन सी साइट में था? हाँ, लोथल में आर्टिफिशियल पोर्ट तक बनाया गया था। इसका मतलब जो ट्रेड था वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में या बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाया सी रूट हो रहा था। ठीक है, ये एक ओवरऑल ओवरव्यू था। एक बार आप नोट्स पढ़ना, जो चीज़ नहीं समझ आएगी वो पूछ लेना। ठीक है, किसी को कुछ और डाउट है कल की क्लास में? वो नहीं आई आज? आज हम करेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि व्हील था वहाँ पे, क्या बोलते थे व्हील को? एका। और कौन कौन से आर्ट उनको आते थे? स्पिनिंग, सील, बोट, बीड, टेरोकाटा। टेरोकाटा इज अ रेडिश ब्राउन क्लेई मटेरियल। ठीक है, टेरोकाटा एंड पॉटरी, ये सब चीज़ें उनको उस टाइम पे आती थी। अब हम हर एक चीज़ को इन पर्टिकुलर वन बाय वन पढ़ेंगे। किसी को कुछ और पूछना है? नहीं, मुझे समझ नहीं आया, फिर से बोलो। इंजीनियर्स में वो डाल सकते हो, एंड में लिख सकते हो कि प्रोफेशन था और एग्जाम्पल दे सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। अलॉन्ग विद दिस दे वर प्रोफिशिएंट आर्टिस्ट और एक्सपर्ट इन बोट मेकिंग। बोट मेकिंग डाल सकते हो। सबसे ज़रूरी है आंसर का स्ट्रक्चर बनाना। हमेशा कोई भी आंसर आप लिखते हो, सबसे पहले लिखना है इंट्रोडक्शन। मैंने इंट्रोडक्टरी लाइन, एक स्टैंडर्ड इंट्रोडक्टरी लाइन होती है ना, वो बना के इनको लिखवाई हुई है। लिखवाई थी ना, स्टोन एज की भी लिखवाई हुई है, हरप्पा की भी लिखवाई हुई है। कंक्लूजन तो मैं एंड में ही लिखवाऊंगी ना। इंट्रोडक्टरी लाइन, इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी इम्प्रेसिव।
वो आपका, अगर आपका इंट्रोडक्शन ही बहुत अच्छा होगा ना, वो उसी से इम्प्रेस हो जाएगा। पता है क्या होता है, जब हम कुछ क्वेश्चन रीड करते हैं ना, एग्जामिनर 100 पेपर चेक करता है। अब ऑब्वियसली ये 100 पेपर वो किस टेम्परामेंट में चेक कर रहा है, किस मूड में चेक कर रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है कि वो आपके पेपर को कैसे जज करेगा। अगर इंट्रोडक्शन बहुत इम्प्रेसिव रखोगे तो उसका पूरा जो पेपर के लिए था वो पॉजिटिव आउटलुक ही आएगा। इंट्रोडक्शन ख़राब रखोगे तो पेपर का जो था आंसर का पॉजिटिव आउटलुक उसको नहीं समझ आएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? एक सेकेंड, PDF ठीक है। हाँ, और हड़प्पा में ब्रॉन्ज का यूज़ होना शुरू हो गया था। हड़प्पन्स वर ग्रेट एक्सपर्ट्स इन मेकिंग फिगर्स, स्कल्पचर, सील्स, एवरीथिंग आउट ऑफ ब्रॉन्ज। यूटेंसिल्स तक उन्होंने ब्रॉन्ज के यूटेंसिल्स, टूल्स भी बनाना शुरू कर दिए थे। ठीक है, अब हमारा पहला है सील्स। सील्स क्या होती है? बेसिक पूछ रही हूँ, जनरल लैंग्वेज में। अब मैंने 10 बार बता दिया है सील क्या होती है, एग्जाम्पल दे दे के। हाँ, अगर हम सील की जनरल भाषा में बात करें, एक तरीके का आइडेंटिटी मार्क। पोस्ट ऑफिस गए हो? पोस्ट ऑफिस में कभी कुछ कुरियर करो या कोई इनकम टैक्स वाले आते हैं, अगर किसी के घर पे रेड उठती है तो वो घर लॉक करते हैं ना, उसके ऊपर रेड कलर का थप्पा लगाते हैं, दैट इज सील, आइडेंटिटी मार्क, पंच मार्क, आपका अपना मार्क। ठीक है, तो हड़प्पन्स ने, हाँ, वो ज़रूरी नहीं है उनके लिए सील सिर्फ आइडेंटिटी मार्क हो, उन्होंने डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट तरीके की सील्स बनाई है। ठीक है, हड़प्पन्स की जो सबसे बड़ी आर्टिस्टिक क्रिएशन है वो सील्स ही है। इससे पहले कहीं पे भी सील्स का मेंशन नहीं पाया गया, और हड़प्पन के बाद भी इतनी ज़्यादा प्रोफिशिएंट और इतनी ज़्यादा अच्छी इम्प्रेसिव सील्स किसी भी एज में नहीं पाई गई है। इसलिए बोलते हैं सील्स आर द ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक क्रिएशन ऑफ द हड़प्पन पीपल। ठीक है, ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक क्रिएशन ऑफ द हड़प्पन पीपल। ठीक है, अगर बाकी चीज़ों की बात करें, वो उनमें भी एक्सपर्ट थे, पर जितने ज़्यादा वो सील्स में एक्सपर्ट थे उतने ज़्यादा तो वो पॉटरी और टेराकोटा में भी नहीं थे। ठीक है, तो किससे बनती थी? एक स्टोन है स्टीलाइट, ये एक सॉफ्ट स्टोन होता है। ठीक है, डिफरेंट के स्टोन होते हैं, जैसे क्वार्ट्जाइट, क्वार्ट्ज, एगेट, आइवरी। तो उसी तरीके से स्टीलाइट भी एक स्टोन है जिसको यूज़ करके वो सील बना रहे थे। एंड दिस स्टीलाइट इज़ अ सॉफ्ट स्टोन, मतलब वो इतना ज़्यादा हार्ड टेक्सचर का स्टोन नहीं है। और इस स्टीलाइट पे उन्होंने सबसे पहले सील्स बनाना शुरू कर दी थी। अलॉन्ग विथ स्टीलाइट दे ऑल्सो मेड सील्स ऑफ गोल्ड, आइवरी, सिल्वर। हमने देखा था ना, सिल्वर वो इम्पोर्ट कर रहे थे, कहाँ से कर रहे थे? हाँ, मेसोपोटामिया से वो सिल्वर इंपोर्ट भी कर रहे थे। ठीक है, तो सिल्वर वगैरह की, चर्ट की, एगेट की, जितने भी प्रेशियस मटेरियल थे ना, एगेट हो गया, चर्ट हो गया, इनकी उन्होंने सील्स बनाना शुरू कर दी थी। मैं फ़ोटो भी दिखाऊंगी। और अब जैसे हमारे को तो पता है हमारा ठप्पा ये है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बैंक है, उसका ठप्पा होगा, लिख दिया उन्होंने। ठीक है, इस तरीके से। पर अब उस टाइम पे वो सील पे कोई अपना नाम वगैरह थोड़ी लिखते थे, वो बनाते थे एनिमल्स की पिक्चर। उनकी सील्स पे एनिमल की पिक्चर्स, जैसे राइनोसॉरस, बुफेलो, गोट, टाइगर, एलिफेंट, वो इंग्रेव करते थे। वो उनका पंचमार्क था, वो उनकी आर्टिस्टिक क्रिएशन थी कि एक मेटल पे या एक स्टोन पे वो इंग्रेव कर रहे हैं किसी के एनिमल की प्रॉपर पिक्चर। मैं भी आपको फ़ोटो भी दिखाऊंगी, प्रॉपर तरीके से वो फ़ोटो बना रहे थे। ठीक है, ये देखो, दीज आर दी हड़प्पन सील्स। समझ आया सील्स क्या होते? स्टोन हो गया, गोल्ड हो गया, आइवरी हो गया, एगेट हो गया, चर्ट हो गया, इन सब पे वो एनिमल्स के पंचमार्क सिंबल्स या पंचमार्क ड्राइंग्स कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद हड़प्पन सील का साइज़ कितना था? 2x2 स्क्वायर इंचेस, छोटी सी होती थी, 2x2 स्क्वायर इंचेस, यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2 इंचेस। ठीक है, इतने साइज़ में उनकी सील्स पाई गई हैं। और
उनकी सील्स पे कुछ राइटिंग भी पाई गई है, कुछ स्क्रिप्ट भी पाई गई है जिसको हम अभी तक डेसिफर नहीं कर पाए, और उस स्क्रिप्ट का नाम है बोस्ट्रोफ्रिडॉन। दिस इज़ दी हरप्पन स्क्रिप्ट, जो आज तक हमारे आर्कियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट कोई भी समझ नहीं पाया, बट येस वी नो कि ये कुछ ना कुछ सिग्निफाई करते ही करते हैं। हाउएवर इट इज़ कंसिडर्ड कि ये पिक्टोग्राफिक है। पिक्टोग्राफिक क्या हुआ? पिक्चर्स के थ्रू एक्सप्रेस करने की कोशिश, पिक्चर्स के थ्रू मतलब पिक्चर्स को वर्ड्स बना के आप एक्सप्रेस कर रहे हो कि आप क्या बताना चाहते हो। तो कुछ सील्स पे ये पिक्टोग्राफिक सिंबल्स भी पाए गए हैं, ठीक है। इट इज़ येट टू बी डेसिफर्ड। डेसिफर्ड का मतलब होता है समझना, इंटरप्रेट करना। जैसे हमें संस्कृत पता है, पाली पता है, प्राकृत पता है, पर हमें ये स्क्रिप्ट अभी तक समझ नहीं आई है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट सील जो है ये मिटा दो, मैं लिखवाऊंगी सब कुछ, ठीक है। ये आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत ज़रूरी है, पेपर में आएगा ही आएगा, चाहे मेंस में आए या प्रीलिम्स में आए। सबसे इम्पॉर्टेंट स्क्रिप्ट है पशुपति महादेवा की। पशुपति महादेवा की जो स्क्रिप्ट है, जो हमें मोहनजोदारो से मिली, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट प्रोफिशिएंट सील फाउंड फ्रॉम द हरप्पन सिविलाइजेशन। और इसमें एक तरीके का ना ह्यूमन फिगर बताई है, जो क्रॉस लेग करके एक सीट पे बैठा है, और उसके आगे पीछे एनिमल्स हैं। जैसे अगर हम बात करें, एक जैसे यहाँ पे उनको बताया गया, ऐसी स्क्रिप्ट है यहाँ पे एक ह्यूमन फिगर बनाई है जो क्रॉस करके बैठी, योगी की पोजीशन होती है ना, ऐसे करके बैठने वाली, उस पिक्चर में बनाई है। उसके सर पे एक स्पेयर हेड है, हॉर्न्स होते हैं ना इस तरीके के। रावण वाली मूवी देखी ना, देखी होगी बचपन में, कुछ तो कार्टून देखा होगा ना, ऐसे करके। मैं फ़ोटो भी दिखाती हूँ। उसकी राइट साइड पे है एलिफेंट और टाइगर, और उसकी राइट साइड पे है एलिफेंट और टाइगर, और लेफ्ट पे है राइनोसॉरस एंड बफेलो, ठीक है। तो वो आगे पीछे एनिमल से सराउंडेड है, और उसके फीट के पास या तो 2 डियर हैं या तो एंटीलोप्स हैं, ठीक है, जो बारहसिंगा टाइप होते हैं ना, वो बताए गए हैं। तो ये सिग्निफाई करता है, और उसके ऊपर 3 सींग का हेड है, उसका 3 हॉर्न्ड हेड है, ऊपर सींग बनाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इसको पशुपति महादेव, देखो जो महादेव है, जो शिव जी हैं, वो भी तो एनिमल्स के गॉड माने जाते हैं ना। तो ये फिगर भी एक रिलीजियस फिगर, एक डाइटरी की फिगर लग रही है। तो हो सकता है कि ये वही फिगर हो, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी लोग एनिमल्स को पूज रहे थे, पर्सोनिफाई करके मदर गॉडेस को पूज रहे थे। तो कुछ ना कुछ करके वो उन्होंने ये फिगर हमने एज अ पशुपति महादेव इंटरप्रेट की है, बिकॉज ही इज सराउंडेड बाय एनिमल्स। दिस सिग्निफाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ एनिमल्स ड्यूरिंग दैट एज, बिकॉज एनिमल्स सपोर्टेड द पीपल। एनिमल ऑब्वियसली फूड प्रोवाइड करते थे, एग्रीकल्चर में काम आते थे, ट्रांसपोर्ट करने में काम आते थे, और एनिमल्स भी बहुत सारे हैं। हमने देखा था ना, राइनोसॉरस और एलिफेंट के साथ लोग बहुत एक्वेंटेड थे, काफ़ी फेमिलियर थे। बफेलो से मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह लेना शुरू कर दिए थे। यहाँ पे एक और एडिशन हो गया टाइगर, और डियर्स के साथ भी हमने देखा हर बार। तो एनिमल्स उनको हेल्प करते थे, और उस टाइम पे एक जो ह्यूमन और एनिमल कम्युनिटी थी ना, उनके बीच में हारमोनियस रिलेशन था, क्योंकि कोई इंक्रोचिंग नहीं थी, कोई इंटरफेरेंस नहीं था नेचुरल हैबिटेट्स में। इस वजह से एनिमल्स को भी इसके साथ सिग्निफाई किया गया है, और इस वजह से हम बोलते हैं कि शायद इसकी कुछ रिलीजियस सिग्निफिकेंस हो, क्योंकि ऐसी फिगर एक नॉर्मल इंसान की क्यों बनाएंगे? आप लोग बना सकते हो ऐसी, हम भी नहीं बनाएंगे ऐसी, हम अब इनको पर्सोनिफाई करते हैं शिव जी, ठीक है। तो ऐसी फिगर कोई नॉर्मल इंसान की तो बनाएगा नहीं। तो हो सकता है कि ये कोई रिलीजियस डाइटरी हो या गॉड ऑफ एनिमल्स, ठीक है। पशुपति महादेव समझ आया? जो नहीं समझ आएगा ना उसी वक्त पूछ लेना, ठीक है। ये फोटो देख लो आप लोग सारे, ठीक है, ठीक है, ले लो। तो ये याद रखना है कि राइट साइड पे कौन से एनिमल्स थे और लेफ्ट साइड पे कौन से एनिमल्स थे। वहाँ पे आपको पूछा जा सकता है आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पशुपति महादेव। तो हो सकता है वो बोलते हैं एलिफेंट एंड टाइगर ऑन लेफ्ट साइड एंड राइनो एंड बफेलो ऑन
राइट साइड, तो ये गलत है। तो इसलिए ये याद रखना कौन सा एनिमल कौन सी साइड पे है, वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। मेरे ख्याल से एक बार आया भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आर्ट एंड कल्चर इसलिए इम्पोर्टेंट है। और आप देखोगे हिस्ट्री के जो एंशिएंट हिस्ट्री के ना स्पेसिफिकली ज़्यादातर क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन से ही आते हैं। ये समझ आया आपको? आ गया ना समझ? मिटा दूँ, सील्स लिखवा दूँ पहले? लिखो, सील्स आर द ग्रेटेस्ट, सील्स लिखो हेडिंग, फिर लिखो seals are the greatest artistic creation, seals are the greatest artistic creation of the Harappan people, seals are the greatest artistic creation of the Harappan people। लिख लिया यहाँ तक? नेक्स्ट लाइन लिखो, the IBC seals were mainly made of, the IBC seals were mainly made of steelite, स्पेलिंग लिखे हैं मैंने, were mainly made of steelite which is a kind of soft stone। दो तरीके के स्टोन्स होते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट, ठीक है। तो ये सॉफ्ट स्टोन है, काइंड ऑफ सॉफ्ट स्टोन। ओके, एक और चीज़, सील्स का यूज़ वो ट्रेड पर्पसेस के लिए ही कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारी IBC सील्स है जो हमें मेसोपोटामिया वगैरह से मिली हैं, ठीक है। कुछ ट्रेडर्स अपनी सील्स बनवाएंगे और उसको फिर अपने सामान के साथ भेज देते थे कि ये हमारा सामान है, ठीक है। देखो, सम सील्स वर ऑल्सो मेड ऑफ गोल्ड, आइवरी, सम सील्स वर ऑल्सो मेड ऑफ गोल्ड, आइवरी, चोट, agate, chot agate and chot agate, and were mainly used for trade purposes, and were mainly used for trade purposes। trade purposes। लिख लिया है यहाँ तक सबने? नेक्स्ट लिखो, सील्स विद इंस्क्रिप्शंस। ये जो स्टील्स पे बना होता है इसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। इंस्क्रिप्शंस का सिंपल मतलब है इंग्रेविंग्स ऑन सॉलिड सरफेस, ठीक है। सील्स विद इंस्क्रिप्शंस with pictures of one-horned rhinoceros, buffalo, goat, tiger and elephant have been found, समझ आया यहाँ तक? इंस्क्रिप्शंस भी समझ आया, ठीक है। स्टैंडर्ड हरप्पन सील was 2 into 2 square inches। स्टैंडर्ड हरप्पन सील was 2 into 2 square inches। ठीक है, द स्टैंडर्ड सील वॉज 2 into 2 square inches इन साइज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एवरी सील इज इंग्रेव्ड इन अ पिक्टोग्राफिक, एवरी सील इज इंग्रेव्ड इन अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, which is yet to be deciphered, समझ आया यहाँ तक? जो लिख रहे हो वो समझ आ रहा है? जो नहीं समझ आएगा ना उसी वक्त पूछ लेना आप, ठीक है। डरना नहीं, मैं नहीं मारती, ठीक है। yet to be deciphered हो गया सबका? नेक्स्ट लिखो, सील ऑफ पशुपति महादेव।
in Mohenjo-daro, found in Mohenjo-daro. This seals depict a human figure. This seal depicts a human figure seated cross-legged, and seated cross-legged तक लिख लिया. अगर तुम्हें एक्सप्लेन करने को कोई पूछे तो तुम बोल सकते हो इन अ पोजिशन ऑफ ए योगी. जैसे योगी बैठते हैं ना मेडिटेट करने के लिए, ऐसे करके क्रॉस लेग करके, वैसे. ठीक है. नेक्स्ट लिखो. एन एलिफेंट एंड अ टाइगर आर डिपिक्टेड. एन एलिफेंट एंड अ टाइगर आर डिपिक्टेड ऑन द राइट साइड ऑफ द फिगर. हाँ ले लो. एन एलिफेंट एंड द टाइगर are depicted on the right side of the figure, and on the left a rhinoceros and buffalo can be seen. Rhinoceros and a buffalo can be ठीक है. नेक्स्ट लिखो. 2 antelopes or deers are shown. 2 antelopes or deer are shown below the seat. 2 antelopes and deers are shown below the seat nearby his feet. 2 antelopes and a deer are shown below the seat nearby his feet. ठीक है. This figure has a 3-horned head. 3 कैसे है? इस तरीके का है. पहले ऐसा कुछ है, फिर ऐसा. ये फिगर्स बहुत बार रिपीट होंगी. 3 हॉर्न, 2 हॉर्न. तो ये याद रखना है कौन सी फिगर 2 हॉर्न है और कौन सी फिगर 3 हॉर्न है. ठीक है. Thus the figure is identified. Head 3-horned head. लिख लिया यहाँ तक सबने. ठीक है. दिस फिगर इज आइडेंटिफाइड एज पशुपति महादेव. दिस फिगर identified as पशुपति महादेव having some religious significance. ठीक है. अब हमने ये फिगर को इंटरप्रेट इस तरीके से किया है कि बाद में जब विल मूव फर्दर इन दी हरप्पन फेज और इन दी वैदिक पीरियड हम देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी फिगर्स है. जैसे इंद्र को पूजा उन्होंने एज अ रेन गॉड. देन दे स्टार्टेड वर्शिपिंग वरुणा एज अ गॉड ऑफ एयर. देन और कौन से थे? वाटर गॉड को क्या बोलते हैं? इंद्र रेन गॉड हुए, वरुण हमारे हो गए एयर वाले, और अग्नि फायर गॉड. तो मतलब उन्होंने लोगों को मतलब उन्होंने किनको पूजा? नेचुरल फोर्सेस को. दे वर्शिप्ड नेचुरल फोर्सेस विच सपोर्टेड देयर लाइफ, देयर सर्वाइवल, एंड दे स्टार्टिंग पर्सोनिफाइंग दिस नेचुरल फोर्सेस एज फिगर्स, एज डायटीज. तो इसलिए आगे जाके हमें ऐसी बहुत सारी फिगर्स मिली है जिससे हमने इंटरप्रेट किया कि ये भी शायद कोई डायटी ही थे जिनकी सील बनाई गई थी, और एक ही सील ऐसी मिली है. ठीक है. क्लियर है यहाँ पे. नेक्स्ट हमारा है स्टोन स्टैचूज. ठीक है. स्टोन स्टैचूज. हड़प्पा में बहुत सारे स्टोन स्टैचू, स्टोन से बनाए गए स्टैचूज, इवन 3 डायमेंशनल स्टैचू. सीधा नहीं, प्लेन स्टैचू नहीं, 3 डायमेंशनल 3D स्टैचू, मतलब प्रॉपर फिगर्ड स्टैचू हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से डिस्कवर हुए, स्पेशली फ्रॉम द साइट्स ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो.
तो प्रॉपर 3 डायमेंशन से आज के टाइम पे स्टैचू बनते हैं ना, उस तरीके के स्टैचू हमें वहाँ से मिले हैं। किससे बनाए थे वो? स्टोन से। ठीक है, तो ये याद रखना कि 3 डायमेंशनल था। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम इसमें इम्पॉर्टेंट। सबसे पहली हमारी एग्जांपल है बियर्डेड मैन। सुना है? ठीक है, बियर्डेड मैन इज द प्रोमिनेंट स्टोन स्टैचू डिस्कवर्ड फ्रॉम मोहनजोदारो। मोहनजो से ये डिस्कवर हुआ है। ये किससे बना है? कौन सी स्टोन से? ये भी अब ऑब्वियसली स्टैचू में हार्ड स्टोन तो वो उसको इंग्रेव नहीं कर पाएंगे ढंग से, तो इस पर भी उन्होंने स्टीलाइट का यूज़ किया है। तो इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि स्टीलाइट स्टोन का बहुत ज़्यादा यूज़ था हड़प्पन आर्ट एंड क्राफ्ट में या हड़प्पन सिविलाइजेशन में, चाहे आप सील्स की बात कर लो या स्टैचूज़ की बात कर लो। अब ये जो है स्टैचू, ये एक फिगर सी बताई है, फेस बताया है, थोड़ा यहाँ तक का पोर्शन बताया है, और इसने ना एक शॉल लपेटा हुआ है, एक साइड पे शॉल ड्रेप किया हुआ है, और इसकी आईज थोड़ी सी इलोंगेटेड। इलोंगेटेड का मतलब होता है थोड़ी लंबी है और बंद है, इस तरीके की आईज बताई है। नोज़ प्रॉपर तरीके से बनाया है उन्होंने, नोज़ की फॉर्मेशन पूरे अच्छी तरीके से बताई है। थोड़ा मीडियम साइज़ का नोज़ है और छोटी छोटी सी उसकी माउस टेक भी है, मुझे भी उसकी छोटी छोटी सी बताई है। एक आमलेट, आमलेट क्या होता है? बाजूबंद। ठीक है, आमलेट उसकी एक ही बाजू दिख रही है और उस बाजू पे उसने आमलेट भी पहना हुआ है। ठीक है, राइट हैंड पे। ठीक है, और जो शॉल है उसमें ट्री फॉइल पैटर्न है। ट्री फॉइल पैटर्न पता है किसी को? इस तरीके का, इस तरीके का कुछ पैटर्न उसके शॉल पे बना हुआ है। फोटो देखनी है, याद रहेगा। देखो, पकड़ लो। उसने एक तरफ शॉल लिया है और उसके राइट हैंड पे एक आमलेट भी है, और नोज़ उसका शॉर्ट बताया और आईज क्लोज्ड और इलोंगेटेड है, और उसके शॉल पे पैटर्न भी बना है। तो सोचो, अगर हमें वो इतने सालों बाद जब हमने उसके रिमेन्स पाए हैं, तब भी उसका वो पैटर्न दिख रहा है शॉल पे, तब भी उसका नोज़ और जो आईज है प्रॉपर शेप में। इसका मतलब हड़प्पन लोग कितने प्रोफिशिएंसी से और अच्छे तरीके से वो चीज़ें बना रहे थे, दैट इवन आफ्टर फ्लड्स, इवन आफ्टर डिकेड्स, after centuries, these things are still in good, not at proper condition, but at least जो basic formations है, जो basic identities हैं इन चीज़ों की, वो दिख रही है। ठीक है, आज के टाइम पे कुछ बचेगा है ना, क्योंकि वो उस टाइम पे अच्छी क्वालिटी से अच्छे वर्क से काम कर रहे थे। ठीक है, ये वाला फिगर क्लियर है? किस तरीके से फिगर्स माइंड में रखनी है ताकि MCQ में जब फिगर के कैरेक्टरिस्टिक आए तो सारे तुम मेंशन कर सको, सारे आइडेंटिफाई कर सको। हर कैरेक्टर करना है, किसी भी इंपॉर्टेंट फिगर का कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं छोड़ना, क्योंकि MCQ में वो सारे पूछ सकता है। ठीक है, ये समझ आया? दूसरा है हमारा naked male torso. Torso is like structure of the naked body till here, till your waistline, abdomen तक। तो ऐसा ही एक स्ट्रक्चर हमें कहाँ मिला है? हड़प्पा में। ये हमें मिला है हड़प्पा में। अब ये किससे बना है? ये बना है रेड सैंडस्टोन से। ये भी एक सॉफ्ट स्टोन ही होता है। तो यहाँ पे एक नया मटेरियल आ गया हमारे पास, रेड सैंडस्टोन। कभी हो सकता है तुम्हें पेपर में 1-2 लाइन भूल जाए, अगर तुम्हें ये बेसिक चीज़ें याद होगी ना यार, रेड सैंडस्टोन का भी यूज़ कर रहे थे, तुम मेंशन कर सकते हो कि हड़प्पा में लोग स्टीलाइट और रेड सैंडस्टोन का भी यूज़ कर रहे थे, एज विटनेस्ड बाय नेक्ड मेल टॉर्सो एंड बियर्डेड मैन रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ से भी तुम्हारी जो लाइन्स है पेपर के लिए, आंसर के लिए, वो बन रही है। ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। वो तुमसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा नेक्ड मेल टॉर्सो, पर अगर तुम्हें याद होगा तो तुम्हारे क्वेश्चन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली इसमें ऐसी जो फिगर है वो काफ़ी अच्छी बेक करके बनाई गई है, और काफ़ी अच्छे तरीके से बेक की है कि उसका प्रॉपर एब्डोमेन, नेवल होल, प्रॉपर तरीके के चेस्ट जो है वो भी शेप्ड है, और प्रॉपर तरीके से वो दिख रहा है। ठीक है, पूरे तरीके से। और ये हाँ, इस फिगर को वन ऑफ दी वेल
कार्व्ड एंड फिनिश्ड वर्क बोला गया है। हड़प्पा का इतनी अच्छी सी उन्होंने शेपिंग दी है और वो प्रोमिनेंट है। नेवल होल, चेस्ट की शेपिंग, एब्डोमेन की शेपिंग पूरे तरीके से कार्व की गई है। ठीक है, और ये रेड कलर का है। ठीक है, देख लो। मेरे पास पीडीएफ्स इसलिए क्योंकि पहले मैं अनअकैडमी पे पढ़ाती थी लाइव सेशंस, तो तब से। पर फिगर्स देखने से ये होता है कि अगर आपको पेपर में पॉइंट भूल जाए तो फिगर दिमाग में आ जाए तो आप कुछ ना कुछ तो लिख ही दोगे। तो आर्ट एंड कल्चर जब भी करो साथ साथ में फिगर्स देखते रहो, फ़ोन पर मिल जाएगी, सीधा लिखना है गूगल पे रेड सैंडस्टोन स्टैचू, जो भी इसका नाम है। ठीक है, नेक्ड मेल टोर्सो। नेक्ड मेल टोर्सो और बियर्डेड मैन दोनों समझ आया। सो आप ये बोल सकते हो कि नेक्ड मेल टोर्सो इज़ द ग्रेटेस्ट एंड द मोस्ट फिनिश्ड कार्विंग ऑफ हरप्पन पीपल और क्रिएशन ऑफ हरप्पन पीपल। ठीक है, स्टोन स्टैचूज लिख लें। 2 स्टोन्स का और तुम्हें मेंशन आ गया, रेड सैंडस्टोन और स्टीलाइट। ठीक है, लिख लो स्टोन स्टैचूज। The 3-dimensional stone statues, the 3-dimensional stone statues have been discovered at the site of हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। और ये सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदारो से ही मिला है। ठीक है, एट द साइट्स ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। पहला लिखो बियर्डेड मैन, बियर्डेड मैन। और हाँ, बियर्डेड मैन को प्रीस्ट कहा गया, या तो वो प्रीस्ट था या तो वो किंग था। जिस तरीके से उसने शॉल लपेटा है, उसको पर्सोनिफाई किया है ना, वैसा माना गया। इसके ब्रैकेट में लिखो प्रीस्ट मैन और प्रीस्ट किंग। ठीक है, क्योंकि कॉमन लोगों की स्टैचूज तो कोई बनाएगा नहीं। स्टैचूज किसके बनेंगे? या तो प्रीस्ट के जो प्रोमिनेंट फिगर है, तो हो सकता है या तो वो प्रीस्ट होगा या तो किंग होगा। ब्रैकेट में लिख लिया प्रीस्ट मैन, प्रीस्ट किंग। ठीक है, दिस फिगर इज फाउंड, हैज बीन फाउंड इन मोहेंजोदारो। दिस फिगर हैव बीन फाउंड इन मोहेंजोदारो। And is made of steelite. It's made of steelite. It is draped in a shawl. It is draped in a shawl. And the shawl is decorated with trefoil pattern. And the shawl is decorated with trefoil pattern. ठीक, यहाँ तक लिख लिया। नेक्स्ट लाइन लिखो, the eyes of the figure are elongated and half closed. ठीक है, nose is well formed. Nose is well formed and is of medium size. Short cut moustache and beard. Short cut moustache and a short beard. ये उसके करेक्टरिस्टिक है। शॉर्ट कट माउस्टेक एंड बियर्ड उन्होंने ऐसे ऐसे लाइन बना के दिखाई है, देखी थी फिगर में। शॉर्ट कट माउस्टेक एंड अ शॉर्ट बियर्ड इज ऑल्सो प्रेजेंट। लास्ट फीचर लिखो इसका, एन आर्मलेट ऑन द राइट हैंड कैन बी सीन। एन आर्मलेट ऑन द राइट हैंड कैन बी सीन। बहुत ज़्यादा ना एंशिएंट सिविलाइजेशन में लोग बहुत ज़्यादा आर्मलेट्स वगैरह पहनते थे। हर फिगर जो अब आप आगे पढ़ोगे ना, मोस्टली हर फिगर ने आर्मलेट तो पहनी ही पहनी है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो नेक्ड मेल टॉर्सो। नेक्ड मेल टॉर्सो, दैट इज TORSO। ठीक है, this figure was found in Harappa.
This figure was found in Harappa and is made of red sandstone and is made of red sandstone. Is made of red sandstone. सैंडस्टोन भी एक सॉफ्ट स्टोन है, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट देखो, द शोल्डर्स ऑफ द फिगर आर वेल बेक्ड. द शोल्डर्स ऑफ द फिगर आर वेल बेक्ड. And the abdomen well prominent. It can be considered as one of the well carved and finished work of Harappa. Finished work of Harappa. ठीक है, समझ आया यहाँ तक. एब्डोमेन वेल प्रोमिनेंट, हम ये इस वर्ड से ये बताना चाहते हैं कि कितने अच्छे से शेपिंग की गई है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ब्रॉन्ज कास्टिंग. ब्रॉन्ज फिगर्स बन रही थी, कैसे बन रही थी, कौन कौन सी प्रोमिनेंट फिगर्स है, वो सब हम देखेंगे. अब मेटल को तो शेप देना मुश्किल होता है, मेटल तो हार्ड ही होगा, तो वो किस तरीके से कर रहे थे वो देखते हैं. ठीक है, तो हड़प्पा के लोगों ने ब्रॉन्ज का यूज़ करना शुरू कर दिया था. एंड इन ऑलमोस्ट ऑल दी साइट्स, जैसे स्टोन स्टैचूज तो सिर्फ मोहनजोदारो और हड़प्पा में मिले हैं, पर ये जो ब्रॉन्ज फिगर है ये हमें ऑलमोस्ट हर साइट पे मिली है. ठीक है, अब ब्रॉन्ज स्टैचूज कैसे बनते थे, उस टेक्निक को बोलते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक. Lost wax technique is the technique used by the Harappan people to make bronze statues. ठीक है, अब मैं समझाती हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमें कुछ बनाना है, ठीक है, हम कुछ टेक्निक यूज, हमारे पास तो मशीन वगैरह है सब कुछ बनाने में, स्टैचूज वगैरह बनाने के लिए. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता था, सबसे पहले हड़प्पा के लोग क्या करते थे, एक फिगर बनाते थे क्ले से, एक फिगर बनाते थे, वैक्स होता है ना, हार्ड वैक्स, उससे फिगर बना देते थे. ठीक है, अब उसके बाद उस फिगर को जो शेप देनी होती थी, जैसे कोई इंसान ही बनाना है, ठीक है, फिगर बना दी, गलत बनाया मैंने, कुछ भी बनाना है, ठीक है, जैसे इस तरीके का, इसको बना दिया वैक्स से, हमने शेप कर दिया. उसके बाद उस फिगर को क्ले से कवर कर दो. ठीक है, क्ले जो थोड़ी गीली होती है उस टाइम पे, उससे कवर कर दो, जिससे पॉट वगैरह बनते हैं. ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, क्ले को ड्राई करना है. अब जब क्ले ड्राई होगा तो वो हार्ड हो जाएगा, वो उस फिगर के ऊपर एक हार्ड सरफेस बन जाएगा. उसके बाद उसमें के अंदर के वैक्स को मेल्ट करना है, हीट देके उस अंदर के वैक्स को मेल्ट कर देना है. और फिर इस फिगर में एक होल करना है. जब आप होल करोगे वैक्स मेल्ट हो जाएगा, वैक्स सारा बाहर आ जाएगा, है ना. तो अब हमारे पास क्या बचेगा, एक क्ले का मोल्ड जो अंदर से खाली है. अब उस खाली मोल्ड में हमने लिक्विड ब्रॉन्ज डालना है. ब्रॉन्ज को पिघला के हीट करके उस खाली मोल्ड में हम ब्रॉन्ज डालते हैं. ठीक है, अब जब हमने ब्रॉन्ज डाल दिया, हम इसको फिर से क्या करेंगे, ड्राई और हार्ड होने देंगे. और जब ये हार्ड हो जाएगा हम क्ले हटा देंगे और हमारे पास क्या बचेगा, ब्रॉन्ज फिगर. आइसक्रीम जमाते हैं ना मोल्ड्स में, तो जब आइसक्रीम जम जाती है हम मोल्ड हटा देते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट शेप्स की आइसक्रीम्स बन जाती है, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, जैसी भी बनानी है. केक्स बनाते हैं ना, तो उस तरीके से. अब कितना उन्होंने दिमाग लगाया, क्योंकि अब क्ले ऐसे तो हार्ड होगा नहीं,
क्ले को हार्ड करने के लिए पहले उन्होंने वैक्स की फिगर बनाई, ठीक है, वैक्स की फिगर बना के क्ले को उस पर लपेटा, क्ले को ड्राई किया, क्ले को हार्ड होने दिया। अब जब क्ले हार्ड हो गया, उन्होंने अब समझ आ गया कि हमारे पास मोल्ड बन गया। जैसे तुमने आइसक्रीम बनानी है, मोल्ड पहले तुम बना रहे हो, तुम्हारे पास मोल्ड बन गया। अब तुम उस अंदर वाली चीज़ को मेल्ट करके निकाल लोगे, होल करके सारा वैक्स आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा खाली। अब उसी होल से अंदर डालोगे जो तुम्हारा डिज़ायर्ड कंपोनेंट है, ठीक है, और जब वो डिज़ायर्ड कंपोनेंट डाल दोगे वो आउटर कवरिंग हटा दोगे। अब तो जैसे मोल्ड वगैरह बन जाते हैं ना मशीन्स में, तब थोड़ी ऐसा होता था, वो तो अब बनने शुरू हुए। अगर आप लोगों को घर पे कुछ बनाना है तो इसी तरीके से बनाओगे ना। स्कूल में प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, क्ले से करते हैं ना हम, क्ले को थोड़ी देर रखो धूप में तो वो हार्ड हो जाता है, ये इतना हार्ड हो जाता है कि वो सस्टेन कर सके। तो ये इसको बोलते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक। समझ आई? कोई डाउट किसी को? पक्का? इस तरीके से वो ब्रॉन्ज फिगर्स बना रहे थे उस टाइम पे जब पूरे वर्ल्ड में कोई डेवलपमेंट नहीं थी। उन्होंने ये तरीका निकाला ब्रॉन्ज फिगर्स बनाने का। तो ये हो सकता है कि उनका कितना ज़्यादा ध्यान था, वो आराम से ज़िंदगी जी सकते थे, उनको क्या ज़रूरत थी, खाना मिल रहा था, पानी मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था ना। पर इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड थे आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ। तो यहाँ से हमें उनकी मेंटल कैपेबिलिटी के बारे में पता चलता है। हमें देखते हैं कि वो कितने स्मार्ट थे। टेक्निक समझ आई? कोई डाउट? आपको आ गया ना समझ? ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, उसके बाद अब इस ब्रॉन्ज का यूज़ करके वो कौन कौन से फिगर बना रहे थे? ह्यूमन एज वेल एज एनिमल्स। ह्यूमन एंड एनिमल फिगर्स बोथ वर मेड यूजिंग दिस टेक्निक। समझ आया? अब हम एग्जाम्पल्स करें, ठीक है। इसमें आप इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट एंड कल्चर भी जज कर सकते हो उनकी, ठीक है। तो सबसे पहली हमारी फिगर है डांसिंग गर्ल। देखिए किसी ने, किसने बोला है? ठीक है। डांसिंग गर्ल इज़ द मोस्ट फेमस एंड प्रोमिनेंट फिगर मेड आउट ऑफ ब्रॉन्ज ऑफ दैट कल्चर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ऐसी फिगर है, ये कहाँ से मिली है? मोहनजोदारो से। ऑब्वियसली ब्रॉन्ज से बनी है, ठीक है। वो बड़ी बार कंफ्यूज करने के लिए ये भी पूछ लेते हैं कि किससे बनी है, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन आर्टिफैक्ट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, वन ऑफ द बेस्ट। इससे पहले कौन सा था? मेल टॉर्सो, अब कौन सा आ गया? डांसिंग गर्ल। ये 4 इंच की फिगर है, सिर्फ 4 इंच की फिगर है। 4 इंच कितना होता है? कितना होता होगा? मुझे ऐसा लगता है इतना, ज़्यादा नहीं होता है, इतना सा ही होता है। हमारे बाल 1-1 इंच ग्रो करते हैं साल में, तो कितना होगा? इतना ही होगा, कितने ही ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। इट इज़ दी 4 इंच फिगर एक डांसिंग गर्ल की है, जिसके जो बाल हैं वो एक बन में बने हैं, पर उस बन से पता चल रहा है कि उसके बाल बहुत बड़े हैं, ठीक है। और उसके बाद उसकी लेफ़्ट आर्म पे बैंगल्स है और एक नेकलेस, शेल्स होते हैं ना, पर्ल्स जो हमें समुद्र वगैरह से मिलते हैं, उससे बनाया गया नेकलेस उसने पहना है। और उसका राइट हैंड उसके हिप पे है और लेफ़्ट हैंड एक ट्रेडिशनल इंडियन डांस, जैसे हम ऐसे खड़े होते हैं ना डांस करते हैं, तो वो इस तरीके से खड़ी है और इस तरीके से एक इंडियन ट्रेडिशनल डांस जेस्चर शो कर रही है। ये चीज़ें याद रखनी कि वो कितनी बड़ी है। उसके लेफ़्ट आर्म पे क्या है? बैंगल्स। उसके बाल कैसे हैं? टाइड इन अ बन। उसका एक हाथ उसकी हिप पे है, राइट हैंड उसकी हिप पे है और लेफ़्ट हैंड उसका क्लैप्स, मतलब इस तरीके से है कि वो डांस की पोजीशन में खड़ी है। तुमने उसको देखा है? क्या नाम है उस डांसर का? यार सरोज खान है ना, वो खड़ी होती है ना हमेशा ऐसे करके, तो वो भी इसी पोजीशन में खड़ी है, ठीक है। फोटो देखोगे? ठीक है, ये ड्राइंग खराब है।
दूसरी हमारी इम्पोर्टेंट फिगर है बुल, एक बुल की फिगर जो हमें मोहनजोदारो से मिली है। मिटा दूँ? ठीक है, एक बुल की फ़ोटो है, बुल की ब्रॉन्ज फिगर है जो हमें मोहनजोदारो से मिली है, और वो फिगर इस तरीके से बनाई गई है कि जो मैसिवनेस होती है, एक बुल मैसिव होता है, पावरफुल होता है, तो इस फिगर से उसकी मैसिवनेस, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी जो गुस्सा है, बुल हमेशा गुस्से में होता है, उस फिगर से उसका गुस्सा, उसकी मैसिवनेस झलक रही है। उस तरीके से इतना ब्यूटीफुली उन्होंने उसके फ्यूरी को, यानी कि गुस्से को और मैसिवनेस को एक्सप्रेस किया है। इस तरीके से उन्होंने फिगर बनाई कि हम देख के बता सकते हैं यार ये कितना मैसिव है और कितना गुस्से में है। ठीक है, उसका जो हेड है वो राइट की तरफ टर्न है और वो खड़ा है, तो हेड राइट की तरफ उन्होंने टर्न किया हुआ, और एक कॉर्ड सी है, वो होता है ना, कॉलर डालते हैं ना डॉगीज वगैरह को, जैसे उस तरीके की कॉर्ड उसने अपने नेक पे पहनी है। ठीक है, क्लियर है? इस तरीके की फिगर है वो। ठीक है, तो ये इसके बारे में इतना ही था कि ये याद रखना, इसका जो हेड है वो किस तरफ टर्न है, राइट, और उसके नेक में एक कॉर्ड है। ठीक है, और 2-3 छोटी फिगर्स हैं जो हमें मिली है, जैसे लोथल से एक कॉपर डॉग और बर्ड की फिगर हमें मिली है। कॉपर का उनने डॉग और बर्ड बनाया है, और कालीबंगन से भी एक हमें बुल की ब्रॉन्ज फिगर मिली है। ठीक है, तो ये सारे स्पेसिमेंस ही होते हैं ना जिनकी टेस्टिंग होती है, जिनको रखा जाता है, ये सारे स्पेसिमेंस हमें उस टाइम पे ब्रॉन्ज के यूज़ की और इम्पोर्टेंस का एविडेंस देते हैं। सारी पिक्चर्स क्लियर हैं? लोथल में ब्रॉन्ज का डॉग और बर्ड पाया गया, और कालीबंगन में ब्रॉन्ज बुल पाई गई है। बहुत बार हम सिर्फ ये 2 फिगर्स करते हैं, ये दोनों स्किप कर देते हैं, वो पेपर में एग्जाम्पल में ये भी डाल देगा, तुम लोगों को पता ही नहीं होगा तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना लोथल और कालीबंगन में भी है। ठीक है, क्लियर है सबको? लिखें यहाँ तक? ठीक है, कॉपर फिगर्स भी उन्होंने बनाई है। एक चीज़ और, ठीक है, कॉपर टैबलेट्स भी हमें मिली है कालीबंगन से। ठीक है, क्योंकि चालकोलिथिक एज तो चल ही रही थी, तो कालीबंगन वगैरह जो बस हम कॉपर टैबलेट्स का मतलब है इस तरीके का स्ट्रक्चर है जिसपे वो फिगर बनाते थे। ठीक है, तो हमें ये भी मिला है अलॉन्ग विद द ब्रॉन्ज फिगर्स। ठीक है, लिख ले, लिखो ब्रॉन्ज फिगर्स। लिखो bronze casting can be found in almost all the sites of IBC. The bronze figures or statues were made using lost wax technique. The bronze figures was made using lost wax technique. उसको apostrophe में डाल देना। ठीक है, first the figure needed was made up of wax. First the figure needed was made up of wax and then covered with clay. क्लियर हुआ यहाँ तक? किसी का कुछ स्किप तो नहीं हुआ? वीरू हो गया? and covered it with clay. यहाँ तक लिख लिया ना? ठीक है, the clay was then allowed to dry. The clay was then allowed to dry
and later the whole thing was heated, and later the whole thing was heated so that the wax inside the clay will be melted. ठीक है, लिख लिया यहाँ तक. सो दैट वैक्स वाला पॉइंट. द मोल्टन वैक्स वॉज देन ड्रेन्ड आउट. The molten wax was then drained out through a tiny hole made in the clay part. Leaving behind a hollow mold of clay. ठीक है. The hollow mold was then filled with molten bronze, resulting into the formation of bronze statues. किसी का कोई स्टेप तो नहीं स्किप हुआ? ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. ह्यूमन एज वेल एज एनिमल फिगर्स were made from bronze. Next लिखो. Some prominent bronze castings include यहाँ तक लिख लिया ना सबने? हो गया आपका भी? पहले लिखो डांसिंग गर्ल. सीधे लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है. फाउंड फ्रॉम मोहेंजोदारो, मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज. वन ऑफ द बेस्ट नोन आर्टिफैक्ट्स. ये लाइन लिखना बेस्ट नोन, क्योंकि अभी क्या पता कुछ चीज़ें हमें अभी तक मिली ना हो और भी चीज़ें हों. वन ऑफ द बेस्ट नोन आर्टिफैक्ट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. पेपर में IVC मत लिखना, पेपर में पूरा लिखना प्लीज़. ठीक है. वन ऑफ द बेस्ट नोन आर्टिफैक्ट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. लिख लिया यहाँ तक. 4 inch हाई फिगर ऑफ अ डांसिंग गर्ल with long hair tied in a bun. यहाँ तक लिख लिया. नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें. बैंगल्स कवर हर लेफ्ट आर्म. and a shell necklace is seen around her neck.
एंड अ शेल नेकलेस इज सीन अराउंड हर नेक. यहाँ तक लिख लिया. नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें. हर राइट हैंड इज ऑन हर हिप. हर राइट हैंड इज ऑन हर हिप and her left hand is clasped clasped in a traditional Indian dance gesture. In a traditional Indian dance gesture. तुमको डांसेस भी करने पड़ेंगे सारे, अलग से वो है ना नितिन सिंघानिया लेनी है आर्ट एंड कल्चर के लिए, और इसके लिए एंशिएंट हिस्ट्री बाय आर.एस. शर्मा. ठीक है. बाकी सब्जेक्ट्स की भी पूछनी होगी बुक्स, आप पूछ लेना. यहाँ तक लिख लिया. बुल फ्रॉम मोहेंजोदारो. पहला पॉइंट देखो. ब्रॉन्ज फिगर ऑफ अ बुल हैव बीन फाउंड इन मोहेंजोदारो. Bronze figure of the bull have been found in Mohenjo-daro. Next point, the massiveness of the bull. The massiveness of the bull and the fury of its charge. Fury of its charge मतलब जिस तरीके से वो पड़ता है ना किसी पे, charge, are beautifully expressed he is standing with his it is standing with his head. It is standing with his head turned to the right. It is standing with his head turned to the right and have a cord around his neck. नेक्स्ट लिखो. लास्ट पॉइंट इसमें नहीं, जो लास्ट एग्जाम्पल है ना हमारी वो. द कॉपर डॉग and bird of Lothal. The copper dog and bird of Lothal and bronze figure of a bull from Kalibangan shows the other artistic creation of the Harappan people. Shows the other important artistic creations of the Harappan people. Other artistic creations of the Harappan people. All these shows the other important artistic creations of the Harappan people. Conclusion लिखो इसका bronze का. All these specimens signifies the importance of bronze usage. All these specimens signifies the importance of bronze usage during this period. Bronze usage during this period. नेक्स्ट है हमारा टेरोकाटा फिगराइंस. बहुत सारी टेरोकाटा से बनाई गई फिगराइंस हमें
हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिली है। टेराकोटा इज बेसिकली, जैसे क्ले होता है ना, टेराकोटा इज बेक्ड अर्थन क्ले, ठीक है। इट इज़ ए क्लेई मटेरियल बट बेक्ड इन सम अदर कलर, थोड़ा सा रेडिश ब्राउन इसका कलर होता है। हाउ एवर, कुछ हुआ, कोई डाउट है? ठीक है। हाउ एवर जो टेराकोटा फिगर्स हैं वो इतनी ज़्यादा प्रोफिशिएंट या इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं बनाई, इतनी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं है। तो हड़प्पन करते थे पर इतने अच्छे आर्टिस्ट नहीं थे टेराकोटा के, पर बहुत सारी फिगर्स उन्होंने तब भी बनाई है। जैसे कि बेयर्डेड मेल्स, उन्होंने टेराकोटा से बहुत सारी मेल्स की फिगर बनाई है, बेयर्डेड मेल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, उनके घुने बोल रही हूँ, क्या बोलते हैं यार, घुंघराले बाल होते हैं, ठीक है। उनका पोस्चर बहुत अपराइट है, मतलब वो बहुत स्ट्रेट खड़े हैं, जैसे बॉडी बिल्डर खड़े होते हैं ना, वैसे लेग्स जो हैं थोड़ी सी अपार्ट है और आर्म्स जो हैं इन्होंने ऐसे रखी। तो कुछ ऐसे टेराकोटा फिगराइंस हमें वहाँ से मिले हैं बेयर्डेड मेल्स के। देन वी हैव टॉय कार्स, टॉय कार्ड्स के एविडेंस मिले हैं जहाँ पे हमें व्हील्स के बनाए गए टॉयज़, विसल्स, बर्ड और एनिमल्स के बनाए हुए टॉयज़ फ्रॉम टेराकोटा मिले। मतलब उस टाइम पे लोग टॉयज़ बनाना शुरू कर गए थे फॉर दी चिल्ड्रन, फॉर दी रिक्रिएशन और दी प्लेइंग ऑफ चिल्ड्रन, बट यूजिंग टेराकोटा, ठीक है। चाहे वो व्हील्स के हों, बर्ड के हों या एनिमल्स के हों। जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेराकोटा फिगर है वो है मदर गॉडेस की फिगर, जो हमें मोहनजोदारो से मिली है। यहाँ तक समझ आया था? आर्ट है पर इतना ज़्यादा प्रोफिशिएंट नहीं था। कुछ बेयर्डेड मेल्स की फिगर हैं, कुछ टॉयज़ की फिगर है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ दी मदर गॉडेस फिगर फाउंड इन मोहनजोदारो। इसकी जो है ब्रेस्ट एरिया पे पूरे बड़े बड़े नेकलेस फैले हुए हैं और बहुत एक सुंदर सा फैन शेप्ड, फैन देखें जो पंखी हम झोलते हैं, इस तरीके का हेड ड्रेस यानी कि मुकुट उन्होंने पहना है और इस तरीके से पहना है कि बहुत डेकोरेटिव फिगर वो लग रही है। ज्वेलरी पहनी है, मुकुट पहना है, नोज़ उनका बहुत बेक्ड और प्रॉपर तरीके से नोकीला टाइप बताया गया है। प्रॉपर सुंदर सुंदर सी आइज़ होती है, जैसे आजकल मूर्तियों पे बड़ी सुंदर आइज़ बनी होती है ना भगवान की, उस तरीके से उन्होंने ये फिगर बनाई है। इतने ही कैरेक्टरिस्टिक है इस इस फिगर के। नेकलेसेस ओवर द प्रोमिनेंट ब्रेस्ट एंड अ हेड ड्रेस, अ फैन शेप हेड ड्रेस ओवर हेड, वो भी एक डेकोरेटिव पैटर्न में, ठीक है। आइज़ जो हैं वो पैलेट शेप है, मतलब इस तरीके की, ठीक है। और एक बहुत प्रोमिनेंट सा नोज़ भी, एक बीक्ड नोज़ यानी कि नोकीला नोज़ उनका दिखाया गया है, ठीक है। इस तरीके की वो फिगर है, ठीक है। तो टेराकोटा में यही फिगर इम्पॉर्टेंट है। दी अदर फिगर्स आर नॉट दैट ग्रेट और नॉट दैट प्रोफिशिएंटली मेड, ठीक है। टेराकोटा क्लियर हुआ? टेराकोटा लिख लो। टेराकोटा figurines have been found in large numbers. Terracotta figurines have been found in large number it is made up of baked earthen clay. They represent unsophisticated artistic work of the Harappan people. मतलब कि वो इतना अच्छा नहीं होता था। अनसोफिस्टिकेटेड आर्ट वर्क ऑफ द हड़प्पन पीपल। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट लिखो, अ फ्यू फिगराइंस ऑफ bearded males
a few figurines of bearded males with coiled hairs comma rigidly upright posture, legs slightly apart, and arms parallel to the जैसे हम उसमें पोजीशन में खड़े होते हैं ना, प्रॉपर उस पोजीशन में, arms parallel to the sides of the body, have been found. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, टेराकोटा टॉयज। तो अब आप उनके आर्टिस्टिक वर्क में टॉय मेकिंग भी लिख सकते हो, ठीक है। टेराकोटा टॉयज लाइक व्हील्स, रैटल्स, झुनझुने टाइप होते हैं ना, रैटल्स, बर्ड्स and animals have been also found. यहाँ देख लिखिए, नेक्स्ट लिखो, the most important terracotta figure is of the mother goddess found in Mohenjo-daro. She is adorned with necklaces hanging over the prominent breast. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अ फैन शेप्ड हेड फिर ड्रेस साथ में, ठीक है, अ फैन शेप्ड हेड ड्रेस with a cup like projection on each side is a distinctive feature of the mother goddess. यहाँ तक लिख लिया, लास्ट पॉइंट लिखो इसमें, the palette eyes and the beaked nose of the figure are very crude मतलब प्रॉपर स्मूथ तरीके से वो शेप नहीं कर पाए। beaked nose of the figure are very crude. यहाँ तक समझ आया सबको? एक सेकंड, नेक्स्ट है हमारा, हमने कितनी सारी फिगर्स कर ली जिसमें ऑर्नामेंट्स थे, इसका मतलब हड़प्पा के लोग ऑर्नामेंट्स भी पहनते थे। तो हमें कौन कौन से ऑर्नामेंट्स मिले हैं, नेकलेसेस, पेंडेंट्स, देन वी हैव रिंग्स,
एंकलेट्स, पेंडेंट्स, नेकलेसेस, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, पेंडेंट एंड एंकलेट्स। ये कुछ ऑर्नामेंट्स हैं जो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिले हैं। अब क्योंकि लोग थोड़े फ्री हो गए थे, सेडेंटरी हो गए थे, तो लोगों ने अपने आप को डिफरेंट ऑर्नामेंट से सजाना शुरू कर दिया। आर्मलेट पहन ली, एंकलेट पहन ली, गहने पहन लिए, इयररिंग्स पहन ली, रिंग्स पहन ली, तो उन्होंने अपने आप को सजाना शुरू कर दिया था। बट यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे सिर्फ कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं था, दोनों जेंडर्स एक अपने आप को सजाते थे विद ऑर्नामेंट्स। जैसे हमने वो मेल फिगर की, उसने भी तो आर्मलेट पहना था ना, तो दोनों जेंडर्स ये कर रहे थे। और अब नेकलेसेस किससे बनते थे? गोल्ड और कॉपर के। गोल्ड और कॉपर से लोगों ने नेकलेसेस बनाना शुरू कर दिए। अगर हम लोथल और मोहनजोदारो की बात करें, लोथल और मोहनजोदारो ऐसी साइट्स हैं जिससे हमें बहुत सारे ज्वेलरी रिकवर हुई है, और ये सारी ज्वेलरी या तो गोल्ड में बनी थी या तो सेमी प्रेशियस मेटल्स में, एगेट, आइवरी, इन सारी चीज़ों में बनी है। ठीक है, ज्वेलरी समझ आई। जेंडर स्पेसिफिक ज्वेलरी अभी नहीं आई है, दे वर वोर्न बाय बोथ द जेंडर्स। अगर हम बीड्स की बात करें तो बीड्स इंडस्ट्री हमें मिली। इंडस्ट्री का मतलब एक बहुत बड़ा एरिया हो सकता है या एक बहुत बड़ी स्पेसिफिक कोई जगह हो सकती है जहाँ पे बीड मैन्युफैक्चरिंग के हमें एविडेंस मिले हैं। ऐसी इंडस्ट्रीज़ के हमें एविडेंस मिले हैं चान्हूदारो में और लोथल में। तो चान्हूदारो और लोथल में हमें बीड इंडस्ट्रीज़ के एविडेंस मिले हैं। यहाँ तक क्लियर है। बीड्स किसके बनती थी? जास्पर, कॉर्नीलियन, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टीलाइट, टर्कोइस एंड लैपिस लजूली। ये सारे प्रेशियस मटेरियल थे, प्रेशियस स्टोन्स थे, जिनसे उस टाइम पे हड़प्पन लोग बीड्स बना रहे थे। इतना ही था बीड्स और ऑर्नामेंट्स के बारे में। ये लिख लें कि एक और टॉपिक करवा देती हूँ। क्लियर हुआ? बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स ये सब लर्न करने वाला है, बीच बीच में ना कुछ चीज़ें लर्न वाली है, कुछ चीज़ें समझने वाली है। ये याद रखो कि जेंडर स्पेसिफिक नहीं था, ये चीज़ याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, और एग्जाम्पल्स। ठीक है, फिर हम करेंगे हड़प्पन स्क्रिप्ट। ठीक है, हड़प्पन ने राइटिंग इन्वेंट की। इससे पहले राइटिंग नहीं थी, तो हड़प्पन की स्क्रिप्ट हमें मिली है। चाहे हम नहीं समझ पाएँ, पर हम ये तो बोल सकते हैं कि दैट हड़प्पन इन्वेंटेड द आर्ट ऑफ राइटिंग। राइटिंग क्या होती है? वे ऑफ एक्सप्रेसिंग व्हाट डू यू वांट टू से, क्या बताना चाहते हो। तो हड़प्पन्स ने, चाहे वो डेसिफर नहीं हो पाई है, बट येस दे डिड बिगेन द आर्ट ऑफ राइटिंग। हड़प्पन की स्क्रिप्ट पहली बार 1923 में डिस्कवर हुई थी, और आज तक हम इसको डेसिफर नहीं कर पाए। वी आर नॉट येट एबल टू डेसिफर द स्क्रिप्ट remains we found from the Indus Valley civilization. However, 4000 specimens हमें मिले हैं हड़प्पन स्क्रिप्ट के। कुछ सील्स पे, कुछ इंस्क्रिप्शंस पे, कुछ कहीं पे, कुछ पेंटिंग्स में, कुछ केव्स में, कुछ ऐसे ही सिर्फ स्क्रिप्ट है जिसमें। तो हमें 4000 स्पेसिमेंस मिले हैं, पर आज तक हम इन स्पेसिमेंस को समझ नहीं पाए हैं। पर यस, ये हमें पता चला कि स्क्रिप्ट में कुछ साइंस और सिंबल्स हैं, तो इसलिए इसको पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट भी बोला जाता है। और यहाँ पे जो वो लिखते हैं, वो लिख रहे थे राइट टू लेफ़्ट। राइट टू लेफ़्ट हमें इसलिए पता चलता है कि यहाँ पे जगह छोड़ी है, तो इसलिए यहाँ से शुरू किया है। तो इस तरीके से हमें पता चला है कि हम जैसे राइट टू लेफ़्ट लिखते हैं ना, हम राइट टू लेफ़्ट लिख रहे हैं ना, तो ये लोग राइट टू लेफ़्ट लिखते थे। ठीक है, और इस स्क्रिप्ट को बोलते हैं बोस्ट्रोफिडॉन। दिस स्क्रिप्ट इज नोन एज बोस्ट्रोफिडॉन। स्पेलिंग बहुत मुश्किल है, मैं खुद गलत लिख रही थी पहले। ठीक है, इतनी मुश्किल नहीं है। बोस्ट्रोफिडॉन। ठीक है, तो दिस स्क्रिप्ट इज राइट टू लेफ्ट, हाउएवर नाउ वी राइट लेफ्ट टू राइट। ठीक है, क्लियर है स्क्रिप्ट। तो हम इस स्क्रिप्ट को पिक्टोग्राफिक बोलेंगे।
पर स्पेसिमेंट्स देखो कितने ज़्यादा मिले हैं, तो इसका मतलब हो सकता है वो हर चीज़ लिख के एक्सप्रेस कर रहे हो, लेटर्स लिख रहे हो, ट्रेड के टाइम पे कमोडिटीज़ का क्या पता कुछ बना रहे हो अकाउंट्स टाइप, पर कुछ सिंबल्स थे इस तरीके के। ऐसे वो सिंबल्स बनाए हुए हैं उन्होंने, ठीक है, उल्टा दिल दस, ठीक है। तो इस तरीके से सिंबल्स के थ्रू वो अपनी स्क्रिप्ट को लिख रहे थे, ठीक है। अब ये दोनों लिख लिए, बीट्स, ऑर्नामेंट्स और स्क्रिप्ट। हड़प्पन भी एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत बड़ा है, पर सबसे इम्पॉर्टेंट भी है। सबसे पहले लिखो बीट्स एंड ऑर्नामेंट्स। बी ornaments like necklaces, ornaments like necklaces, bracelets, rings, anklets, ornaments like necklaces, bracelets, rings, anklets, pendants have been excavated. ठीक है, यहाँ तक लिखा। The Harappan men and women decorated themselves. The Harappan men and women decorated themselves with a large variety of ornaments. With a large variety of ornaments, necklaces, armlets and finger rings. Necklaces, armlets and finger rings were commonly worn by both the genders. Commonly worn by both genders. Next लिखो, they were made in gold and copper. Made in gold and copper. Jewelry found at Mohenjo-daro and Lothal. Jewelry found at Mohenjo-daro and Lothal include necklaces, made up of gold, necklaces made up of gold and semi-precious stones, gold and semi-precious stones, copper bracelets and beads, copper bracelets and beads, etc. समझ आया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, well developed bead industries were present at Chanhu-Daro and Lothal. लास्ट पॉइंट लिखो इसमें, बीड्स वर मेड अप ऑफ कॉर्नेलियन, मैं स्पेलिंग लिखती हूँ साथ साथ में, बीड्स वर मेड ऑफ कॉर्नेलियन, एमेथिस्ट, jasper, crystals, turquoise, lapis lazuli, steelite and quartz. ठीक है, लैपिस लजुली जैसे रेड कलर की रूबी होती है ना, वैसे ब्लू कलर की होती है, ब्लूइश स्काई ब्लूइश कलर का,
टर्कोइस कलर का प्रेशियस स्टोन, ठीक है। लिख लिया यहाँ तक, समझ आया? स्पेलिंग ढंग से लिखना, जो नहीं समझ आएंगे पूछ लेना, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट लिखो हरप्पन स्क्रिप्ट। Harappans invented the art of writing. Harappans invented the art of writing. Full Harappan script was discovered in 1923. In 1923, but not yet deciphered. But not yet deciphered. ठीक है। 4,000 specimens of Harappan writings. 4,000 specimens of Harappan writing have been found on seals. And other objects. सील्स पे तो हर जगह हरप्पन राइटिंग है ना, सील्स की कोई भी फोटो देखोगे ना कुछ आपको पिक्टोग्राफिक वहाँ दिखेगा ही दिखेगा। द स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन साइंस एंड सिम्बल्स। The script is based on signs and symbols and is written from right to left. From right to left. Script पूछेगा तो लिखोगे बोस्टोफिडॉन, known as बोस्टोफिडॉन. Bostrophodon, known as Bostrophodon. एक होती है स्क्रिप्ट, तरीका लिखने का। स्क्रिप्ट के बाद आती है लैंग्वेज, क्या लिखा है, किस लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है। स्क्रिप्ट इज Bostrophodon and the language is पिक्टोग्राफिक, ठीक है। जैसे हम पाली पढ़ेंगे या हम प्राकृत पढ़ेंगे या संस्कृत पढ़ेंगे, दीज आर लैंग्वेजेस, ठीक है। उन्होंने तो स्वास्तिक का सिंबल भी बनाया है, ये सिंबल भी पाया गया है, और भी थे, ऐसा भी कुछ है, ये है, देन त्रिशूल जैसा भी है, ऐसे ऐसे सिंबल्स बनाए हैं उन्होंने, ठीक है। लिख लिया, क्लियर है यहाँ तक, सबको समझ आया? आंसर चेक कर लें कि आगे बढ़ना है, कुछ भी चलेगा, ठीक है। फिर आती है हमारी पॉटरी, ये लास्ट करते हैं, फिर मैं आंसर्स चेक कर लेती हूँ। ऑब्वियसली पॉटरी तो होगा ही, पॉटरी तो पहले से हो रहा था, तो आर्ट, और यहाँ पे एक इन्वेंशन हुआ था व्हील का, है ना, व्हील का इन्वेंशन हो चुका था पहले से, पर पॉटरी का सबसे ज़्यादा, पॉटर्स व्हील, जिसको हम पॉटर्स व्हील बोलते हैं, जिसके ऊपर पॉटरी बनती है ना, व्हील होता है ना नीचे जो चलता है, जो पॉटर्स व्हील है उसका जो ग्रेटेस्ट यूज़ है या जो ग्रेटेस्ट एक्सपर्टीज़ थे वो कौन थे? हरप्पन पीपल, ठीक है। बहुत सारे उन्होंने पेंटिंग्स, बहुत सारे पॉट्स बनाए हैं जिनमें उन्होंने डिज़ाइंस बनाया है। पॉट्स तो बनाते थे, उसके बाद उनको डेकोरेट भी करते थे, फ्लावर का डिज़ाइन बना दिया, एनिमल का बना दिया, मैन का बना दिया, कुछ पैटर्न्स बना दिए, ऐसे 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 करके, तो वो पॉटरी बनाते भी थे और उनको डेकोरेट भी करते थे। हाउएवर सबसे ज़्यादा पाई गई है प्लेन पॉटरी,
प्लेन पॉटरी वर दी प्रोमिनेंट वन, ज़्यादा डेकोरेटेड नहीं है पर ज़्यादा प्लेन पॉटरी की कॉन्सेंट्रेशन पाई गई है, ठीक है। पर यस, पॉटरी का यूज़ वो करते थे एज बेसिस, पैन एंड डिश बाउल स्टैंड्स, इसका ही ज़्यादा यूज़ करते थे, ज़्यादा उनका यूज़ पॉटरी में नहीं था। हाँ, एक और यहाँ पे है दैट दे यूज परफोरेटेड पॉटरी। परफोरेटेड पॉटरी क्या होती है? जिसके बॉटम में बड़ा होल होता है, ठीक है, पानी डालने के लिए, और आगे पीछे, मैंने पहले भी बताया, नहीं बताया था ना? हाँ, परफोरेट छन्नी देखी है, और परफोरेटेड पॉटरी छन्नी का ही काम करती है। पर जैसे पॉट है, ठीक है, इसमें होल होते हैं और ये यूज़ किया जाता था लिक्विड को स्ट्रेन करने के लिए। आटा, नूडल्स वगैरह बनाते, जब हम आटा बोट, जब चावल बनाते हैं घर पे, वो बड़ा सा बाउल सा होता है ना, इसमें छोटे 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 होल्स होते हैं जिसमें से पानी निकल जाता है और आटा और नूडल्स रह जाते हैं। उस तरीके की परफोरेटेड पॉटरी उस टाइम पे बन रही थी फॉर स्ट्रेनिंग लिक्विड। अब वो राइस ग्रो कर रहे थे या ग्रेन्स, दालें ग्रो कर रहे थे, लेंटिल्स ग्रो कर रहे थे ना, पीस भी ग्रो कर रहे थे, तो अब उनको उबालेंगे भी तो ना, तो उस चीज़ के लिए उन्होंने परफोरेटरी पॉटरी बनाना शुरू कर दी। समझ आया? और वो कौन सा क्ले यूज़ कर रहे थे पॉटरी बनाने के लिए? रेड क्ले, ठीक है, रेड क्ले का वो यूज़ कर रहे थे, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉटरी है पेंटेड अर्थन जार। एग्जाम्पल है ये एक पेंटेड अर्थन जार जो हमें मोहनजोदारो से मिला है, और ये पॉटर व्हील्स पे बनाया गया है विद रेड कलर की क्ले, और उसको डेकोरेट किया गया है आइदर विद ट्री लाइक पैटर्न और फ्लावर लाइक पैटर्न और अदर ट्री फॉइल्स पैटर्न, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे मैं एक कॉल उठा के आ रही हूँ, 1 मिनट, ठीक है। देर से घर से फ़ोन आ रहा था तो मुझे पता नहीं चला, ठीक है। लिखो, Harappans were great expert in the use of potter's wheel. Harappans were great expert in the use of potter's wheel and painted the pots with circles
trees, painted the pots with circles, trees and with images of men. ओके यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे जो पॉटरी थी वो थी ब्लैक पेंटेड वेयर, ठीक है, ज़्यादातर ब्लैक पेंटेड वेयर पॉटरी यहाँ पे पाई गई है। और इस ब्लैक पेंटेड पेटरी पे रेड कलर का कोट किया जाता था, जो एक ग्लॉसी कोट होता था। जैसे पेंट करो उसके ऊपर एक और कोट करते हैं ना, नेल पेंट लगाते हैं, जैसे मैट नेल पेंट लगाई उसके ऊपर शाइनी वाली लगा दी, तो उस तरीके से ब्लैक से वो पहले पॉटरी बनाते थे, ब्लैक कलर को पेंट करते थे और उसके बाद रेड कलर की स्लिप लगाते थे ग्लॉसी, और उसके ऊपर पैटर्न्स वगैरह बनाते थे ब्लैक पेंट से, ठीक है। जैसे हमने पॉटरी बनाई, इसमें मैंने रेड कलर की स्लिप्स लगा दी और फिर इस रेड कलर की स्लिप्स पे मैंने ब्लैक कलर से डिज़ाइन बनाया, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक लिख लिया। द ब्लैक पेंटेड वेयर पॉटरी, द ब्लैक पेंटेड वेयर पॉटरी विद अ फाइन कोटिंग ऑफ द ब्लैक, ये जो वेयर का मतलब है ना, क्या नाम था आपका, पवित्र। ब्लैक पेंटेड वेयर का मतलब है पॉटरी कल्चर्स होते हैं, रेड वेयर, ब्लैक वेयर, जो प्रोमिनेंट उस टाइम पे यूज़ हो रहा हो, ठीक है। विद अ कोट, फाइन कोटिंग ऑफ रेड स्लिप ऑन विच, विद अ फाइन कोटिंग ऑफ रेड स्लिप ऑन विच जियोमेट्रिक एंड एनिमल डिज़ाइंस, on which geometrical and animal designs were executed in a glossy black paint, in a glossy black paint have been found, black paint have been found. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। हाउएवर प्लेन पॉटरी वॉज मोर प्रोमिनेंट देन दी डेकोरेटेड वंस। Plain pottery were more prominent than the decorated ones. The potteries were used as bases of pans, bases of pan and bases of pans, bases of the pans and standing dishes. वो इस तरीके से होती है ना, हमने देखी थी ना एक बार, एंड स्टैंडिंग डिशेस। नेक्स्ट लिखो, परफोरेटेड पॉटरी, perforated pottery with a large hole at the bottom, perforated pottery with a large hole at the bottom and small holes all over the wall, and small holes all over the wall, was probably used for straining liquid, for straining liquid. Next point लिखो, red clay was used, समझ आ रहा है ना क्या लिख रहे हो? एग्जाम्पल लिखो, red clay was used, फिर एग्जाम्पल, painted earthen jar, found in Mohenjo-daro, earthen jar found in Mohenjo-daro and was made on potter's wheel with clay,
अब आप ये बोल सकती हो कि पॉटर्स व्हील चाहे पहले इन्वेंट हो गया हो, पर उसका जो ग्रेटेस्ट यूज़ या एक्सपर्ट यूज़ किया वो किसने किया? हड़प्पन पीपल ने। क्लियर है यहाँ तक सबको? ओके। क्लियर है? आपको समझ आया? आपको कोई बुक पूछनी है? पूछ लो। पूछो, कुछ नहीं होता। क्वेश्चन लिखो आज के लिए, फिर एक ही बार चेक करूँगी, ठीक है? चलेगा? जिन्होंने नहीं लिखे हैं फिर वो भी लिखाएंगे। किसी ने तो नहीं लिखा, आपने नहीं लिखा आंसर? लिखा? ठीक है फिर। एंशिएंट इंडिया बाय आर.एस. शर्मा, पुरानी बुक, ठीक है? वो लेनी है आपको, ठीक है? और कोई सब्जेक्ट नहीं? ठीक है, एक एक करके। आपने अभी तैयारी शुरू की है? एंशिएंट हिस्ट्री यूपीएससी में एक हिस्ट्री है मेजर सब्जेक्ट, देन वी हैव जियोग्राफी, देन वी हैव पॉलिटिकल साइंस, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, ठीक है? बहुत अच्छा हुआ कि आपका हिस्ट्री से शुरू हुआ, क्योंकि देखो यूपीएससी का 80% पेपर, यूपीएससी बोलूँ जेटीपीएससी का 80% पेपर अब डायनेमिक हो गया, करंट बेस्ड। न्यूज़पेपर्स पढ़ने, कब देना पेपर? अगले साल? करंट 2 साल है ना, तो अभी तो आपको न्यूज़पेपर आदत डालो, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करना है 1.5 साल पहले, 1.25 साल पहले, ठीक है? दी हिंदू और दी इंडियन एक्सप्रेस। मंथली योजना पढ़नी है करंट अफेयर्स के लिए, और किसी भी कंपाइलेशन, कोई भी ऑथर का कंपाइलेशन आप ले सकते हो। उसके बाद हिस्ट्री में 3 सब्जेक्ट्स आएंगे आपके, एंशिएंट, मिडीवल एंड मॉडर्न। फॉर एंशिएंट जो हम अभी कर रहे हैं, हमने एंशिएंट से शुरू किया, देन विल डू मॉडर्न एंड देन विल डू मिडीवल, ठीक है? अगर मिडीवल की जो प्रोपोर्शन है वो कम ही आता है आजकल। एंशिएंट के लिए आप लोगे आर.एस. शर्मा, मिडीवल के लिए आप लोगे सतीश चंद्र, और इसके लिए आप लोगे बिपिन चंद्र, ठीक है? तो ये बुक्स आपने लेनी है। देन वी हैव जियोग्राफी, जियोग्राफी के लिए 9 से लेकर 12 की एनसीईआरटी मस्ट है, प्लस आप मजिद हुसैन की ह्यूमन जियोग्राफी या वर्ल्ड जियोग्राफी भी ले सकते हो। वर्ल्ड जियोग्राफी लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, ह्यूमन और इंडियन ले लेना, सारे टॉपिक्स नहीं करने, कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है। पॉलिटिकल साइंस के लिए 1 एंड ओनली लक्ष्मीकांत, और 11th और 12th की एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो, ठीक है? इन्वायरमेंट के लिए शंकर IAS, यही है ना शंकर IAS, और इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह। और अगर आपका इकोनॉमिक का बैकग्राउंड नहीं है, जिनका नहीं है बैकग्राउंड, तो वो 9 से लेके 12th तक की एनसीईआरटी पढ़े। 9 से लेके 10 तक तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है, 11th 12th की भी पढ़ लो। 11th या 12th में एक एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो ज़रूर पढ़नी है, उसमें सारे 5 ईयर प्लान सब कुछ है, सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है? और बाकी छोटे मोटे कंपोनेंट्स है, उसके नोट्स हो गए, कुछ बुक्स है, एक होता है एथिक्स, लेक्सिकन, ठीक है? 2 पेपर होते हैं जेकेपीएस, 3 होते स्टेजेस होती है, प्रीलिम्स, मेंस एंड देन इंटरव्यू। प्रीलिम्स में आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, मेंस इज सब्जेक्टिव, बट ये चीज़ याद रखनी है 80% पेपर डायनेमिक है, तो करंट अफेयर्स पे होल्ड रखो और कोशिश करो नोट्स बनाओ, योजना पढ़ो। रोज़ नोट्स नहीं बनते, एटलीस्ट मंथली तो बन ही जाएंगे, है ना? तो बुक्स ले लो, एक ही बार एक डायरेक्शन मिल जाती है। अभी तो आपको 2 साल है, एक ही कंपोनेंट करो अभी आप साथ साथ में। जो नहीं समझ आता वो उसी वक्त पूछ लो, कोई और गाइडेंस चाहिए तो वो भी पूछ लेना, ठीक है? क्लियर है? ओके, थैंक यू।